हेलो बच्चों, नमस्कार। बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज में बेटा हम कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे। अब ये लेक्चर सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है? होता क्या है बेटा, कई बार जो मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों में कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके बच्चों के मन में एक भय रहता है कि सर हमें कई सारी चीजें यहाँ याद करनी पड़ती हैं, है ना? कई सारी चीजों की रिएक्शन कैसे हो रही है ये नहीं पता। तो होता क्या है कि हम डायरेक्टली ब्लॉक केमिस्ट्री में हम घुस जाते हैं, जो उनके बेसिक्स है हम वो नहीं पढ़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले मैं आपको बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दूं, और इन बेसिक्स को जब आप अप्लाई करोगे तो आपकी जो ब्लॉक केमिस्ट्री की जो यात्रा है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, काफी आसान हो जाएगी। तो आज जो मैं पहला टॉपिक लूंगा वो लूंगा मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार सवाल आते हैं इस पे। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स मतलब किसी एलिमेंट का हमको ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड दिया हो बेटा, तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड हमारा एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है या फिर एम्फोटेरिक है? ठीक है, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से शुरू करता हूं। जैसे इन जनरल हमें ये पता है, इन जनरल में अगर बात करूं, इन जनरल हमें ये पता है कि मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं बेटा, वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, वो इन जनरल कैसे होते हैं बेटा? एसिडिक कैरेक्टर के होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड में जब हम पानी ऐड करेंगे, व्हाट वी गेट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये पानी में Na प्लस प्लस OH माइनस आयन में ब्रेक करता है कि नहीं? अब चूंकि इसने पानी में हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दी, इसका मतलब जो ऑक्साइड था वो कैसा था बेटा? बेसिक था। ठीक है ना? अच्छा, सिमिलरली मान लो मैं एक नॉन मेटल लूं, Cl2O। इसका ऑक्साइड मैंने लिया क्लोरीन का। वाटर ऐड करने पे बेटा बनता है HOCl। इसको बेटा हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है ना? और पानी में ऑफ कोर्स ये डिसोसिएट करता है H प्लस प्लस OCl माइनस आयन में। मतलब पानी में इसने क्या किया, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया ना। इसका मतलब ये जो आपका ऑक्साइड है बेटा, दिस इज एसिडिक इन नेचर। ये तो बेसिक बात है ना? तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी बेटा, क्या कि जो एसिडिक नेचर जो होता है, जो एसिडिक नेचर होता है वो बेसिकली किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? अब एसिडिक नेचर जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द सेंट्रल एटम। नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम। आप ये भी बोल सकते हो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ऑब्वियस सी बात है, जब सेंट्रल एटम की नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगी तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? जैसे लेट मी इलस्ट्रेट विद सम एग्जांपल्स। जैसे कुछ बेसिक चीजें जो आप पढ़े होंगे पीरियोडिक में, कि सल्फ्यूरिक एसिड लूं और मैं लूं सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सल्फर इसमें +6 में है जबकि सल्फ्यूरस +4 में है। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है बेटा नाइट्रस एसिड से। आप देख सकते हो नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन है +5, और नाइट्रस में कितना है, +3। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं बेटा? ओके डी, वेरी फाइन। सिमिलरली HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, अगर मैं इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो ऐसे आएगी।
क्लोरीन इसमें +7 में है, दिस इज परक्लोरिक एसिड। इसमें +5, इसमें +3, इसमें +1, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। This is chlorous acid. This is chloric acid. And this is परक्लोरिक एसिड। ठीक है ना? तो आप देख रहे हो इन सभी में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम आया कि नहीं बताओ? और जब भी आप कंपेयर करो तो आप लिख लो आप क्या कंपेयर कर रहे हो। ऑफ कोर्स वी आर कंपेयरिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है ना? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का भी मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप समझो बेटा मेरी बात। जैसे मान लो एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, सपोज करो थर्ड पीरियड है, तो सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, Cl2O7। अच्छा एक मिस हो गया, फास्फोरस का ऑक्साइड भी मैं लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हो ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं वैसे वैसे सेंट्रल एटम का देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इनफैक्ट सोडियम ऑक्साइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, very strongly basic. This is magnesium oxide is weakly basic. एल्यूमिनियम तो हो गया एम्फोटेरिक, मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी इंटर कर गया। SiO2 वेरी वीकली एसिडिक, P2O5 वीकली एसिडिक, SO3 एक अच्छा खासा एसिड है तो दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक। अच्छा ये सभी एसिडिक नीचे कब शो करेंगे, पानी में डिसॉल्व करने के बाद। ठीक है ना? एंड Cl2O7 इट इज वेरी स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है? इनफैक्ट पानी में डिसॉल्व करने के बाद Cl2O7 will form HClO4, this will form H2SO4, P2O5 will form H3PO4, SiO2 will form H4SiO4 silicic acid, aluminium oxide will form aluminium hydroxide, magnesium oxide will form magnesium hydroxide, and this will form sodium hydroxide. The acidic character will increase in this order. क्या ये बात समझ में आ रही है? आसान सी चीज है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब आप एक बात समझो, जैसे फॉर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए बेटा जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाता हूं, याद करो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया था, डाउन द ग्रुप जाने पर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा था तभी तो साइज बढ़ रही थी, है ना? तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। ठीक है ना? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, कम होगी। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि न्यूक्लियस कितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। तो अगर न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को उतने स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएगा एंड एज सच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, जेड इफेक्टिव कम हो रहा है, क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी कम होगा। नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है ना? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं आपके लिए, लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और ग्रुप 2 के लिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम।
डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा इन सभी में? डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है? सीजियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सेकेंड ग्रुप में क्या होता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है ना? जबकि अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं बात करूं फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट में देखो जब हम नीचे जाते हैं बेटा 3D से 4D से 5D, एक तो डी ऑर्बिटल की फिलिंग हो रही है, और जब हम 4D से 5D में आते हैं, मैं समझाता हूं, तो 4D से 5D में बेटा बताओ क्या लैंथेनॉइड्स भी आ जाते हैं कि नहीं? बताओ, मैं ऐसा सही से लिखता हूं, यहां पर तो लैंथेनॉइड्स का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। अब इसके लिए पीरियोडिक टेबल आपको दिखनी पड़ेगी। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम 3D से 4D में गए, डी ऑर्बिटल भर रहे हैं। 4D से 5D में पहले लैंथेनॉइड वाला आ गया, 4f भरा, फिर 5D भी भर रहा है। अब हमने क्या पढ़ा है? डी एंड एफ ब्लॉक की शील्डिंग क्या होती है? दे आर द पुअरेस्ट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे बेटा, क्या होगा? शील्डिंग कम होगा, शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम होता रहेगा, और जब शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। अच्छा, इस सब चीजों को पढ़ने के लिए हैव टू मेक श्योर कि आपको पीरियोडिक की जानकारी हो, केमिकल बॉन्डिंग की जानकारी हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जेड इफेक्टिव क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ये सब तो आपको बेसिक प्रीरिक्विसाइट्स हैं जो कि हमें समझ में आना चाहिए। खैर, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा बेटा? डाउन द ग्रुप जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर आगे। तो इसका मतलब, जैसे मान लो मैंने ये ग्रुप लिया कॉपर वाला, Cu2O, Ag2O, Au2O, जैसे जैसे हम नीचे गए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या की? बढ़ी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, चलिए अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आपको ऑक्साइड दिया हो और पहचानना हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है, पहले आप ये पता कर लिया करो कहीं वो एम्फोटेरिक या न्यूट्रल तो नहीं है। तो देखो न्यूट्रल ऑक्साइड्स 4 होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स 4 होते हैं, और इसको हम दो तरह से दिमाग में रख सकते हैं, एक तो होता है ए बी टाइप और एक होता है ए टू बी टाइप। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक हो ना तो वो बेसिक हो, ठीक है ना? अच्छा, ए बी टाइप में क्या क्या आएगा? CO एंड NO। ए टू बी में क्या आएगा बेटा? N2O एंड H2O। और ये जो सभी ऑक्साइड्स हैं दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, दे आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ठीक है ना? तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है ना? उसके बाद हमें क्या देखना है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होंगे? जो कि एसिडिक और बेसिक, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेंगे, मतलब उनमें एसिडिक नेचर भी होगा और बेसिक नेचर भी होगा। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं बेटा? अब देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए एक तरीका है जो कि आप दिमाग में रखो तो आपको सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स याद हो जाएंगे। जैसे मैं लिखता हूँ पहले, गैलियम है बेटा, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने से पहले मैं एक दो चीजें और लिख देता हूँ। हाँ, अब याद करने का तरीका क्या है?
जनाबे आली गए सुनाकर वो सभी आसमानी प्रभु। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में कौन कौन है बेटा? देखो, जिंक के ऑक्साइड, बेरिलियम का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, गैलियम का ऑक्साइड, टिन का ऑक्साइड, क्रोमियम का +3 वाला सिर्फ, वेनेडियम का +5 वाला सिर्फ, एंटीमनी का +3 वाला सिर्फ, आर्सेनिक का +3 वाला सिर्फ, और लेड का कौन सा? कोई भी। ठीक है ना? उसके अलावा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द मेटल। जैसे अगर जिंक जिंक तो सिर्फ +2 ही शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरिलियम भी सिर्फ +2 शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्यूमिनियम सिर्फ +3 शो करता है, कोई दिक्कत नहीं है। गैलियम +1 +3, इसके दोनों ही ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक। टिन +2 +4, दोनों ही ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक। क्रोमियम 0 से 6 दिखाता है ना, लेकिन इसका सिर्फ +3 वाला है एम्फोटेरिक। वेनेडियम 0 से +5 दिखाता है, लेकिन इसका सिर्फ +5 वाला एम्फोटेरिक। सिमिलरली एंटीमनी का सिर्फ और सिर्फ +3 वाला, आर्सेनिक का सिर्फ और सिर्फ +3 वाला, और लेड पे कुछ नहीं लिखा है, तो इसका +2 +4 दोनों ही कैसा होगा? एम्फोटेरिक। और साथ ही साथ क्या बोल दिया गया? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द मेटल्स। ये सब क्या होंगे? एम्फोटेरिक। आप एक बार बोलना मेरे साथ, जनाबे आली गए सुनाकर वो सभी आसमानी प्रभु। 3 5 3 3 शुरू कहाँ से होगा? क्रोमियम से। 3 5 3 3 शुरू कहाँ से होगा? क्रोमियम से। एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द CMIs, ये क्या हो जाएंगे? हमारे एम्फोटेरिक। ठीक है ना? मैं फिर से बोलता हूँ, जनाबे आली गए सुना कर वो सभी आसमानी प्रभु। 3 5 3 3 शुरू कहाँ से होगा? क्रोमियम से। एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द CMI, ये क्या होंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होंगे हमारे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ। अच्छा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में जो भी ऑक्साइड्स आए हैं, ये मेटेलिक या मेटेलॉइड्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है ना? चलिए अब आते हैं मेन चीज पे आते हैं। तो देखो, मेटल्स की अगर मैं बात करूं, मेटल्स के ऑक्साइड इन जनरल कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू बेटा, जो इनके लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं, वो बेसिक होते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट हम बढ़ाते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स मूव फ्रॉम एसिडिक टू एम्फोटेरिक टू न्यूट्रल, सॉरी एसिडिक टू एम्फोटेरिक टू, सॉरी बेसिक टू एम्फोटेरिक टू एसिडिक। ठीक है ना? बोलने में कभी कभी फंबल अप हो जाता है, लेकिन अब भावनाओं को आप समझो। तो मेटल्स की अगर मैं बात करूं, तो मेटल्स में +1 +2 +3, ये सारे क्या होंगे? ये सारे होंगे बेसिक। ये सारे क्या होंगे? बेसिक होंगे, एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। ठीक है? अगर मैं +4 वाले की बात करूं, तो हमने ऊपर लिस्ट में लिख ही दिया है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल दी मेटल्स क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। +4 वाला कैसा होगा? एम्फोटेरिक। और हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7, ये कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। अगेन एक्सेप्ट एम्फोटेरिक। ठीक है ना? चल, अगर मैं फिर आऊं किस पे? नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल के सारे ऑक्साइड्स कैसे होंगे बेटा? ये होंगे हमारे एसिडिक, एक्सेप्ट न्यूट्रल वाले। न्यूट्रल चार्ज है ना, CO NO N2O एंड H2O। अब फिर क्या बचा? मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स क्या होंगे? देखो, मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक, सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, टेलुरियम, बोरोन। बोरॉन नॉन मेटल होता है बेटा, बोरॉन मेटलॉइड नहीं होता है, बोरॉन इज अ नॉन मेटल। तो मेटलॉइड्स के जो ऑक्साइड होंगे, ये भी कैसे होंगे? एसिडिक,
एक्सेप्ट एम्फोटेरिक वाला। तो बस हमारा पूरा खेल इसी में, जो मैंने आपको लिस्ट बनवाई, इसी में हमारा पूरा खेल चलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे आइए कुछ क्वेश्चंस देता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने दिया Cr2O3, CrO3, Mn2O7, MnO2, MnO। मुझे इनका नेचर पहचानना है, ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले तो आप लिख लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना? ये सभी मेटल के ऑक्साइड्स हैं। पहले आप देखो कहीं ये एम्फोटेरिक तो नहीं है, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स न्यूट्रल होंगे नहीं। कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई ऑक्साइड दिया हो पहले आप चेक कर लो कहीं वो एम्फोटेरिक या न्यूट्रल के लिस्ट में तो नहीं है। न्यूट्रल के लिस्ट में तो होंगे नहीं, क्योंकि उनमें 4 ही थे, CO, NO, N2O, H2O। क्या बचा? एम्फोटेरिक। जनाबे आली गए सुनाकर वो सभी आसमानी प्रभु, 3 5 3 3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द मेटल। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे क्रोमियम +3 मिल गया कि नहीं? तो ये तो हो गया एम्फोटेरिक। किसी भी मेटल का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी कैसा हो गया? एम्फोटेरिक। ठीक है ना? ये देखो आप, मेटल जो है वो +5 +6 या +7 वाले फॉर्म में है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये दोनों हो गए एसिडिक, एंड ऑफ कोर्स +2 वाला कैसा हो गया? बेसिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, और देखते हैं। मैंने आपको दिया AS2O3, AS2O5। चेक करो जरा, न्यूट्रल में तो होंगे नहीं ये। एम्फोटेरिक में क्या ये थे? जनाबे आली गए सुनाकर वो सभी आसमानी प्रभु, 3 5 3 3 में जरा देखो तो, आर्सेनिक +3 क्या ये एम्फोटेरिक नहीं है? आर्सेनिक +3 क्या ये एम्फोटेरिक नहीं है? तो आर्सेनिक +3 क्या हो गया बेटा? एम्फोटेरिक हो गया। अब आप दिमाग लगा सकते हो, आर्सेनिक +5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो दिस इज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। चलिए फिर, थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा।